हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की परागकण का निर्माण यानी लघु बीजाणु जनन की बात की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात की। इसके अलावा परागकण की संरचना की बात की, किस प्रकार की इसकी संरचना होती है और कौन कौन से चतुष्क के रूप में परागकण क्लोज परत के द्वारा जुड़ा होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे परिपक्व परागकोश का स्फुटन, यानी कि परागकण यानी लघु बीजाणु जो परागकोश में बनते हैं वो परागकोश से किस प्रकार से बाहर आते हैं, उसकी प्रोसेस देखेंगे। कितनी विधियों से बाहर आते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, उससे पहले हमारे को ये जानना है कि का स्फुटन क्या होता है, परागकोश का स्फुटन किसे कहते हैं। परिपक्व परागकोश से परागकणों का बाहर निकलना ही कहलाता है परिपक्व परागकोश का स्फुटन, या मैं ये कह सकता हूं कि परिपक्व परागकोश को तोड़कर परागकणों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, परागकोश का प्रस्फुटन कहलाता है या स्फुटन कहलाता है। देखिए, इस स्फुटन के अंदर हमारे को सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को जानना होगा। देखिए, परागकोश के अंदर जो द्विपालित चतुष्कोष्ठीय या चार परागधानी युक्त स्ट्रक्चर है, इसकी हम बात करें, जिसमें हम भित्ति की संरचना को हमने पढ़ा था। चार परत होती है, बाह्य परत या बाह्य स्तर, एंडोथीशियम, मध्य स्तर और टेपिटम। ठीक है, तो चार में से देखिए बाह्य स्तर और एक एंडोथीशियम, दो परत आपको यहां दिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, परिपक्व परागकोश है। और जब परिपक्व हो जाता है, परागकोश परिपक्व हो जाता है, उस स्थिति में मध्य स्तर तो आपको पता है, मैंने पढ़ाया था कि अल्पजीवी होता है, जल्दी नष्ट हो जाता है। इसके बाद में टेपिटम है, वो इनको पोषण, परागकणों को परिपक्व करने के लिए परागकणों को पोषण देता है और वो भी परत क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। शेष बचती है दो परत। जब ये परागकोश परिपक्व हो जाता है, उस स्थिति के अंदर देखिए इसका होता है स्फुटन। और स्फुटन में मैंने एक चीज बताई थी, एंडोथीशियम परत है। ये जो एंडोथीशियम परत है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है एंडोथीशियम की। इसके अंदर मोस्टली मैंने बताया था अल्फा सेलुलोज के रेशे उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, नमी को अवशोषित करने वाले होते हैं। जब ये परिपक्व होता है तो इसमें से जब नमी बाहर निकलेगी, ठीक है, तो इसके अंदर अकड़न आती है, जिसकी वजह से कुछ स्थान ऐसे होते हैं, इस एंडोथीशियम में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर ये रेशे नहीं होते हैं, यानी कि सेलुलोज के रेशे नहीं होते हैं। उस भाग को हम क्या कह रहे थे, स्टोनियम कह रहे थे। ठीक है, और यहाँ स्टोनियम के अंदर यहाँ पर ये जो है कोशिकाएं हैं, स्टोनियम सेल्स कहलाती हैं या ओस्ट कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो नंबर एक बात, स्फुटन के अंदर एंडोथीशियम की जो ओस्ट सेल्स होती हैं, ओस्ट कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं भाग लेती हैं। ठीक है, जब ये परिपक्व होता है तो इसमें से जल बाहर निकल जाता है वाष्प बनकर, जिसकी वजह से ओस्ट कोशिकाओं के ऊपर इसका दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से बाह्य परत टूट जाती है और ये एंडोथीशियम यहाँ से टूट जाती है। ये टूटने के बाद में क्या होता है कि अंदर जो क्लोज बंधन से बंधे हुए परागकण थे वो पहले ही मुक्त हो चुके हैं, और ये मुक्त परागकण है, जो परिपक्व परागकण है, यहाँ से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, परागकोश का स्फुटन होता है। देखिए, परागकोश के स्फुटन की विधियों की बात करें। ठीक है, देखिए परागकोश के स्फुटन की विधियां कौन कौन सी हैं। जैसे ये हमारे पास में परागकोश है, अगर हम कंप्लीटली परागकोश की स्ट्रक्चर की बात करने की कोशिश करें इस प्रकार से, तो किस एंगल से, किस प्रकार से इसका स्फुटन हो रहा है, उसके आधार पर इसकी मोस्टली चार विधियां होती है। ठीक है, एक होता है इसमें लंबवत स्फुटन होता है। ठीक है, इसको हम जो है
अनुधैर्य के नाम से भी जान सकते हैं, अनुधैर्य। ठीक है, एक हमारे पास में अनुप्रस्थ स्फुटन होता है, एक हमारे पास में कपाटीय स्फुटन होता है, और एक हमारे पास में छिद्र में स्फुटन होता है। देखिए ये तीन विधियां हैं, सॉरी 4 विधियां हैं जिनके द्वारा इसके अंदर स्फुटन होता है। लंबवत स्फुटन में क्या होता है कि ये ऊपर से यानी अनुदैर्घ्य स्फुटन में ये इस प्रकार से जो है टूटता है, परागकोश इस प्रकार से टूटेगा, इस लंबाई में टूटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टूटेगा तो इसके परागकण बाहर निकल जाएंगे। ये मोस्टली किन किन के अंदर, जैसे कपास के अंदर, गुड़हल के अंदर, धतूरे के अंदर, धतूरा, इनके अंदर जो है मोस्टली इस विधि से परिस्फुटन होता है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि लंबवत या अनुदैर्घ्य स्फुटन होता है, ठीक है, कौन से प्लांट्स के अंदर मोस्टली पाया जाता है। एग्जांपल्स याद रखना, कपास के अंदर, गुड़हल के अंदर, धतूरा के अंदर, इनके अंदर लंबवत स्फुटन पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें अनुप्रस्थ स्फुटन की बात करें, ठीक है, ट्रांसवर्स, इस प्रकार से जैसे ये हमारे पास में परागकोश है, तो इस प्रकार से अगर इसका स्फुटन होगा यानी परागकोश की जो कपाट है इस प्रकार से खुलेंगे, यानी इसकी जो कोष्ठ है इस प्रकार से खुलेंगे, अनुप्रस्थ रूप में खुलेंगे, उसको अनुप्रस्थ परिस्फुटन या स्फुटन कहते हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ स्फुटन मोस्टली होता है तुलसी के अंदर, तुलसी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे तुलसी का जो प्लांट है उसका जो परागकोश है इसका जो स्फुटन होता है वो अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल पूछ लेगा। अब बात करें कपाटीय स्फुटन की बात करें। ठीक है, कपाटीय स्फुटन क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये कपाट है, ठीक है, ये मोस्टली कपाट होते हैं, तो ये जो कपाट है इनके अंदर से ये कपाट अगर खुलते हैं, परिपक्व परागकोश के अगर कपाट खुलते हैं, ठीक है, और उन कपाटों के माध्यम से अगर बाहर परागकोश, इनमें देखिए धारियां होंगी परागकोश में, जहां वो कपाट है, वो कपाट अगर खुल रहे हैं और उनसे परागकण बाहर निकल रहे हैं तो उनको बोलते हैं कपाटीय स्फुटन की बात करते हैं। तो कपाटीय स्फुटन है वो मोस्टली कौन कौन से प्लांट्स में होता है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वो दालचीनी के अंदर, दालचीनी, और एक और होता है बारबेरी, ठीक है, प्लांट होता है बारबेरी, इनके अंदर मोस्टली जो है कपाटीय स्फुटन पाया जाता है। ठीक है, और अब लास्ट विधि की बात करें, छिद्र में स्फुटन की बात करें तो ये किस प्रकार का होता है, जैसे ये परागकोश है हमारा, इस परागकोश के शीर्ष पर ऐसे कुछ छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, अगर ये छिद्र बन जाए और इन छिद्रों के माध्यम से परागकण बाहर निकले, छिद्रों के द्वारा परागकण अगर बाहर निकल रहे हैं तो उसको छिद्र में स्फुटन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस प्रकार की जो विधि है वो छिद्र में स्फुटन कहलाती है। ठीक है, ये मोस्टली किन के अंदर, एक तो मकोई, एक पादप है उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा जैसे सोलेनेसी कुल की बात करें, जैसे आलू में, ठीक है, बैंगन में, ठीक है, इनके अंदर जो स्फुटन होता है मोस्टली वो किस प्रकार का होता है, छिद्र में स्फुटन पाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारे पास में परिपक्व परागकोश का स्फुटन हो गया, और स्फुटन की विधियां, कितनी विधियां, 4 विधियां, लंबवत स्फुटन, अनुदैर्घ्य स्फुटन के नाम से भी जानते हैं, किस किस में होता है, कपास, गुड़हल, धतूरे के अंदर, अनुप्रस्थ स्फुटन ये तुलसी के अंदर पाया जाता है, कपाटीय स्फुटन ये दालचीनी और बारबेरी के अंदर पाया जाता है, इसको बारबेरी के नाम से भी जानते हैं। छिद्र में स्फुटन की बात करें, मकोई, आलू, बैंगन यानी सोलेनेसी कुल के अंदर मोस्टली ये पाए जाता है। ठीक है, ये तो स्फुटन की बात हो गई। अब देखिए स्फुटन से जो परागकण निकल के आ रहे हैं या फिर परागकोश के अंदर जो परागकण हैं, इन परागकणों को मैंने बताया था ये होते हैं नर
युग्मोत्विद है यानी कि मेल गेमेटोफाइट्स हैं उसकी प्रथम सेल, तो नर युग्मोत्विद हैं यानी कि मेल गेमेटोफाइट्स हैं उसका जो परिवर्तन है, उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, कैसे होता है, वो हम अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नर युग्मोत्विद का परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नर युग्मोत्विद का परिवर्तन। अगर मैं सबसे पहले शॉर्ट में आपको बताऊं तो जो मेल गेमेटोफाइट है, ठीक है, मेल गेमेटोफाइट है मोस्टली, वो मेल गेमेटोफाइट हमारा होता क्या है, ठीक है, तो जो परागकण है, परागकण का जब अंकुरण हो जाता है, अंकुरण परागण के बाद में वर्तिकाग्र पर इसका जब अंकुरण हो जाता है तो उसी अंकुरित परागकण को, अंकुरित परागकण, इसी अंकुरित परागकण को हम क्या कहते हैं, नर युग्मोत्विद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इस समय मोस्टली इसका जो परिवर्तन है वो 2 चरणों में होगा, और कौन कौन से चरण हैं उनको हम चित्र के माध्यम से और तसल्ली से पढ़ेंगे। देखो बेटा, प्रथम चरण की बात करें, ठीक है, प्रथम चरण, इसमें 2 क्रियाएं होती हैं। एक तो परागण से पूर्व की घटना होती है और एक होती है परागण के बाद की घटना होती है। ठीक है, देखिए, और एक जो फिर हमारा द्वितीय चरण होगा, उस द्वितीय चरण में नर युग्मक बनने की प्रक्रिया होगी, वो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो जो चतुस्क रूप में परागकण क्रॉस बंधन के द्वारा परागकोश में होते हैं और जब क्लेज एंजाइम के माध्यम से ये पृथक होते हैं, तो जैसे ही ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, परागकोश में हो रही है। ठीक है, जैसे ही ये क्लोज बंधन से पृथक होंगे, ठीक है, ये पृथक होंगे, इस परागकोश के अंदर तीव्रता से वृद्धि होगी। परागकोश की हमने स्ट्रक्चर पहले देख ली है, इसका एक बाह्य चोल होता है, एक अंतःचोल होता है, ठीक है, और इसमें एक केंद्रक होता है और एक बड़ी रिक्तिका होती है और जीव द्रव्य परिधि की ओर पाया जाता है। ये हमारे पास में इस समय ये कोशिका होती है, एक ये संरचना होती है, एक कोशिकीय, एक केंद्रीय एवं एक गुणित स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसी कोशिका को हम कहते हैं नर युग्मोत्विद की प्रथम कोशिका, प्रथम सेल। ठीक है, इसी को हम प्रथम सेल के नाम से तीव्रता से देखें, जैसे ही ये क्लोज बंधन से परागकण प्रथम होंगे, इसकी आकार के अंदर तीव्रता से वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर बहुत सारी रसधानियां बनने लगेंगी, रसधानियां बनने लगेंगी। देखिएगा, परागकण के अंदर छोटी छोटी रसधानियां बनने लगेंगी और जो केंद्रक है, ये मोस्टली केंद्रक में विभाजन होना प्रारंभ हो जाएगा। यहां केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक में यहां पर जो विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन।
और इसका जो जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य ये परिधि की ओर, पतले रूप में परिधि की ओर क्या हो जाएगा, परिधि की ओर एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर केंद्रक में क्या होने लगेगा, विभाजन, यानी केंद्रक विभाजन होने लगेगा इसका। ठीक है, और केंद्रक विभाजन से इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बनेंगी। अब देखो, एक हमारे पास में कोशिका बनेगी मोस्टली बड़ी कोशिका। ठीक है, एक कोशिका बनेगी बड़ी कोशिका इसके अंदर, और एक कोशिका जो परिधि की ओर बनेगी वो मोस्टली एक लेंसाकार सेल बनेगी, वो छोटी कोशिका बनेगी। दो कोशिकाएं बन जाएंगी इस स्थिति के अंदर। ठीक है, ये परागण से पहले कंप्लीट हो जाएगी क्रिया। ये जो केंद्रक होगा ये कहलाता है कायिक केंद्र। कायिक केंद्र, देखिए इस कायिक केंद्रक के द्वारा बनी हुई ये जो सेल है ये कायिक सेल कहलाएगी, कायिक सेल, कायिक कोशिका। ठीक है, और ये जो कोशिका कहलाएगी एक लेंसाकार कोशिका है, ये कहलाएगी जनन कोशिका। कोशिका यानी परागण से ठीक पहले इस पराग कण की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, द्विकोशिकीय, द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रीय, द्विकेंद्रीय स्ट्रक्चर हो। ठीक है, यानी इसमें दो प्रकार की सेल बन गई। कौन कौन सी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, दो कोशिका बन गए इसके अंदर। ठीक है, और बात करें हम इन दोनों कोशिकाओं की पहले, उसके बाद में हम दूसरा चरण लेंगे। देखिए ये परागण से पहले एक कंप्लीट हो जाती है क्रिया। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर कायिक कोशिका की बात करूं, कायिक कोशिका। ठीक है, देखिए कायिक कोशिका की क्या विशेषता है, ये आकार में बड़ी होती है। ठीक है, और ये पराग कण के अंकुरण के समय मोस्टली पराग नली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है ये पराग नली का निर्माण करती है। ठीक है, आकार में ये जनन कोशिका से क्या होती है, बड़ी होती है। और बात करें इसमें आरएनए है, आरएनए की मात्रा जनन कोशिका की तुलना में अधिक होती है, अधिक, आरएनए की मात्रा अधिक होती है, इसमें अधिक होती है, इसमें आरएनए कम होता है, लेकिन डीएनए दोनों के अंदर बराबर होता है। ध्यान रहे, डीएनए दोनों में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, डीएनए की मात्रा दोनों में बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो है कायिक कोशिका जो आगे चलकर किसका निर्माण करेगी, पराग नली का निर्माण करेगी। इसमें आरएनए की मात्रा ज्यादा होती है, आकार में बड़ी होती है। ठीक है, जबकि डीएनए की मात्रा जनन कोशिका और कायिक कोशिका दोनों के अंदर क्या होती है, बराबर होती है। जनन कोशिका की बात करें, जनन कोशिका, ठीक है, ये आकार में छोटी और लेंसाकार होती है, मोस्टली अंडाकार होती है। ठीक है, जो प्रारंभ में तो क्या होती है, ये इस भित्ति की तरफ होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है, कायिक कोशिका के केंद्रक की ओर बढ़ जाती है। और जब पराग नली बनती है, इसका जो ये कायिक कोशिका की ये जो झिल्ली है, ये जनन छिद्र से बाह्य भाग से, जनन छिद्र से बाहर निकलेगी। उस समय ये बेलनाकार होकर और पराग नली के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जनन कोशिका है, इसमें डीएनए की मात्रा इसके बराबर होती है, इसमें आरएनए इसकी तुलना में कम होता है। ठीक है, बाद में जाकर यही कोशिका होती है जिसका केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक बनाता है। ठीक है, कितने नर युग्मक, दो नर युग्मक बनाता है। ठीक है, ये परागण से पहले की काम है। अब ये परागण इसी समय होता रहता है, इसमें इस रूप में परागण होता है, यानी कि परागण के समय परागकण की स्ट्रक्चर द्विकोशिकीय एवं द्विकेंद्रीय होती है। इस रूप में इस परागकण का क्या होता है, परागण। अब देखिए परागण के बाद में क्या घटना होती है, नर युग्मक कैसे बनते हैं वो देखते हैं, देखिएगा।
देखिए परागण क्या होता है, परागकण का किसी भी माध्यम से मोस्टली मादा की जो वर्तिकाग्र है, मादा जननांग की जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ये नर युग्मोद्भिद है हमारा, ये बीजांड है। आगे इसके स्ट्रक्चर हम देखेंगे, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो समझने की बात है वो समझ लीजिएगा। देखिए जैसे ही ये पराग कण कहाँ आता है, वर्तिकाग्र पर, यहाँ आ गया, ठीक है, ये इसका बाह्य छोर है। यहाँ ये कायिक केंद्रक है, और जैसे ही इस पे आएगा, यहाँ पर पराग स्त्री केशर अंतः क्रिया होगी, अभिक्रिया होगी, एक रासायनिक क्रिया होगी, जिसके माध्यम से यहाँ पर इस पराग कण का क्या होगा, अंकुरण, ठीक है, पराग कण का अंकुरण होगा, इसका अंकुरण, ठीक है, और यहाँ पराग नली बनेगी। ये जनन छिद्र से एक नलिका निकलेगी वहां, ठीक है, एक नलिका बाहर निकलेगी, और ये जो कायिक केंद्रक है वो इस पराग नली में आ जाएगा। अब ये पराग नली केंद्रक कहलाए, ठीक है, और ये बन गई पराग नली, ठीक है। अब इसी समय देखिए मोस्टली अधिकांशतः या सामान्यतः प्लांट्स के अंदर अंकुरण के बाद पराग नली में नर युग्मक बनते हैं। ध्यान रहे मैं जो क्या बोल रहा हूं कि पराग नली बनने के बाद में ये जनन कोशिका यहाँ लंबी और बेलनाकार होकर और इसमें आ जाती है पराग नलिका के अंदर, पराग नलिका में, और पराग नलिका में आने के बाद में इसमें विभाजन होगा, और ये विभाजन से दो एगुणित कोशिकाएं बनेंगी जिनको बोलते हैं नर युग्मक, ठीक है। मैंने बताया लैंगिक जनन के लिए, लैंगिक जनन के लिए जो भाग है हमारे नर युग्मक, ठीक है, वो नर युग्मक हमारे पास में बनकर तैयार हो गए, ठीक है। देखिए नर युग्मक पराग नली के बनने के बाद अब इन नर युग्मकों को ये पराग नली कहाँ ले जाएगी, बीजांड पे ले जाएगी, जो फर्टिलाइजेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, कुछ पादपों में पराग नली बनने से पहले ही, पराग नली बनने से पहले ही ये जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका यहीं पर ही विभाजित होकर और नर युग्मक बना देते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर देखिए सामान्यतः पराग नली के अंदर आने के बाद में जनन कोशिका विभाजित होकर नर युग्मक बनाती है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे हमारे पास में है बंदर बाटी है, ठीक है, एक प्लांट है कूलफा, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि पराग नली बनने से पहले ही पराग कण के अंदर कायिक सेल, ये जनन सेल है, वो विभाजित होकर नर युग्मक बना लेती है। लेकिन अगर हम सामान्यतः बात करें तो नर युग्मक हैं पराग नली बनने के बाद में पराग नली के अंदर जनन कोशिका के समसूत्री विभाजन से बनते हैं। कितने नर युग्मक बनते हैं, 2 नर युग्मक बनते हैं। देखिए आवर्त बीजी जो प्लांट है, उन आवर्त बीजी प्लांट्स के अंदर नर युग्मक मादा युग्मक तक जो है पराग नली के द्वारा पहुंचते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको साइफोनोगेमी प्रकार का फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारे जो है नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन होता है, ये नर युग्मक बन गए, ये हमारा नर युग्मोद्भिद है, ठीक है। कंप्लीटली हमने इस चैप्टर का आधा भाग पढ़ लिया है, नर युग्मोद्भिद का परिवर्तन डेवलपमेंट पढ़ लिया है, ठीक है, विकास पढ़ लिया है और इसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली है। हमारे पास में क्या बन के तैयार हो गए, नर युग्मक बन के तैयार हो गए। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास में गैमेट होने जरूरी हैं, यानी मेल गैमेट्स बन गए हैं। अब हम
फीमेल गेमेट्स बनाएंगे, उनकी बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो मादा युग्मोद्भिद की क्या स्ट्रक्चर होती है और उसका कैसे परिवर्तन होता है, उसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।